Hello everyone, welcome back to my channel विधि की पाठशाला and once again myself डॉक्टर वत्सला शर्मा here। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों के निर्वचन का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जिसको कि मिसचीफ रूल कहा जाता है और जिसे हिंदी में रिष्ट का नियम या फिर अनिष्ट परिहार का नियम या फिर दोष परिहार का नियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हमें नाम से क्लियर है कि ये जो नियम है ये किसी दोष या किसी अनिष्ट, इसका मतलब किसी बुराई या त्रुटि को दूर करने के लिए एप्लीकेबल कराया जाता है। देखिए ये जो नियम है ये इसीलिए हमारा बनाया गया है कि लेजिस्लेशन ने जिस इंटेंशन को पूरा करने के लिए कोई स्टैट्यूट बनाया है तो उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाए कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन पूरा हो सके और जो भी मिसचीफ या जो भी बुराई दूर करनी थी वो दूर हो सके। तो चलिए इसी टॉपिक को ही समझते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के रूल्स की तो मेनली वहाँ पर 3 प्राइमरी रूल हैं, लिटरल रूल, मिसचीफ रूल एंड गोल्डन रूल। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं जैसे कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इजस्डम जेनेरेसिस, नॉसिटरे सोसायस। मैंने इन सभी टॉपिक पर ऑलरेडी अपने वीडियो अपलोड किए हैं और आप उनको देख सकते हैं। देखिए जब हम मिसचीफ रूल की बात करते हैं तो ये जो होता है ये लॉ के रीज़न से रिलेटेड होता है। मींस जो लिटरल रूल है या जो गोल्डन रूल्स हैं ये पार्लियामेंट ने क्या कहा है उसका मीनिंग ढूंढते हैं, लेकिन वहीं पर हम जब मिसचीफ रूल की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है मिसचीफ रूल उसको हमें बताता है। और ये मेनली जो भी रॉन्ग है, जो भी मिसचीफ है, यानी कि स्टैट्यूट जो बनाया गया है तो वो इन कमी या बुराई को दूर करने के लिए जो स्टैट्यूट बनाया गया है वहाँ पर मिसचीफ रूल हमारा अप्लाई होता है। यानी कि हमारे देश में जो भी अधिनियम किसी बुराई को दूर करने के लिए बनाए गए हैं तो उनको इंटरप्रेट करते समय मिसचीफ रूल को अप्लाई कराया जाना चाहिए। देखिए मिसचीफ रूल को हिडन रूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले हिडन केस जो कि 1584 में हुआ था उसी में एक्सप्लेन किया गया था और जहाँ पर इसमें 4 मेन बातें, 4 मेनली प्रावधान बताए गए थे। तो वो क्या क्या 4 पॉइंट हैं जो कि हिडन केस में बहुत इम्पॉर्टेंट थे। नंबर 1, किसी लॉ के बनने से पहले उससे रिलेटेड कॉमन लॉ क्या था। सेकंड, वो कौन सी कमियां या वो कौन सी त्रुटियां थीं जिनसे रिलेटेड कॉमन लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं था। थर्ड, राष्ट्रमंडल के दोष के निदान के लिए यानी कि या हम कह सकते हैं कि सामान्य विधि के दोष को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या क्या प्रोविज़न्स बनाए थे। और नंबर 4, ऐसे उपचार के वास्तविक कारण क्या थे। तो ये जो चारों पॉइंट है ये चारों पॉइंट कहाँ पर बताए गए, ये हिडन के मामले में बताए गए थे। अब देखिए हम बात करते हैं कि मिसचीफ रूल का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए मिसचीफ रूल का मेन पर्पज़ ही मिसचीफ को डिटरमाइन करना और डिफेक्ट को डिटरमाइन करना होता है। और यहाँ पर देखिए ये कहा गया कि ये जो अभी हमने हिडन के केस में भी जो चारों बातें कही थी इन सभी पर विचार करते हुए जजेस को स्टैट्यूट का ऐसा इंटरप्रिटेशन करना चाहिए जिससे कि मिसचीफ को दूर किया जा सके और रेमेडी प्रोवाइड कराई जा सके और लेजिस्लेशन ने जिस इंटेंशन के लिए लॉ को बनाया है वो इंटेंशन फुलफ़िल किया जा सके। और इसीलिए कहा गया कि लिटरल रूल और गोल्डन रूल से ज़्यादा जो डिस्क्रिशन है यानी कि जो विवेक की शक्ति है वो मिसचीफ रूल में जजेस को प्रोवाइड की गई है। देखिए इस रूल को पर्पसिव कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका जो मेन
पर्पज़ ही यही होता है कि स्टैट्यूट जो भी बना है वो क्यों बना है और विधायिका ने जिस पर्पज़ के लिए उस स्टैट्यूट को बनाया है उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो ये विधायिका के उद्देश्यों को फुलफ़िल करने के लिए, उसके पर्पज़ को बताने के लिए अप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसको पर्पसिव कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं कुछ लीडिंग केस से। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लीडिंग केस की बात करेंगे जो किसी बुराई या कमी को दूर करने के लिए जो लॉज बने हुए थे उनसे रिलेटेड केसेस की यहाँ पर अब हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मिथ वर्सेस ह्यूज का केस। और यहाँ पर जो डिफेंडेंट थे उनको इस बात के लिए जो चार्ज किया गया था कि इसमें वो जो एक एक्ट बना हुआ था द स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959, देखिए इंग्लिश केस है, तो यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जो रोड पर चलने वाले व्यक्ति हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इस केस में क्या हुआ था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि जो वेश्याएं थी वो क्या करती थी, जो झरोके या खिड़कियाँ यानी कि विंडो से ग्राहकों को आकर्षित करती थी अपनी तरफ। तो यहाँ पर भी मिसचीफ रूल को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने यही बात कही कि इस तरीके से सड़क पर चलने वाले लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना भी कहीं ना कहीं द स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस एक्ट 1959 के अंदर ही आ जाएगा। और ये जो एक्ट बना ही मिसचीफ को दूर करने के लिए है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो वेश्याएं जो इस तरीके से लोगों को आकर्षित कर रही हैं, ऐसा करना गलत है। अब देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट केस की। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कंवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। अब देखिए, इस केस में क्या हुआ था कि जो यहाँ पर दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के जो अधिकारी थे वो आवारा पशुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कुछ पेट एनिमल भी उन आवारा पशुओं के साथ में घूम रहे थे, तो जिन्हें भी उन्होंने साथ में पकड़ लिया। इस पर क्या हुआ कि उन पशुओं के मालिक ने, जो कि पेट एनिमल थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन अधिकारियों को पीटा। तो यहाँ पर जो पशुओं के मालिक थे जिन्होंने अधिकारियों को पीटा था, उन पर आईपीसी के सेक्शन 332 के अंतर्गत ये अभियोग लगाया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसी मारपीट क्यों की। तो देखिए, अपीलार्थियों ने क्या करा, यानी कि जो पेट एनिमल्स के जो मालिक थे उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के सेल्फ डिफेंस की बात करते हुए कि हमें तो अपनी जो प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का जो अधिकार है, तो इसीलिए क्योंकि वो जो अधिकारी थे वो हमारे पशुओं को पकड़ रहे थे, इसलिए हमने उनके साथ में मारपीट की। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये कहा गया, कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन देते हुए कहा कि वो जो अधिकारी थे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो 1957 का ये जो एक्ट बना हुआ था, इसके सेक्शन 418 के अंदर अबंडेंट एनिमल को पकड़ रहे थे। और जैसा कि यहाँ पर बचाव में जो पशुओं के मालिक ने कहा कि भाई हमारे एनिमल तो अबंडेंट नहीं थे, तो हम तो अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी कर रहे थे, अपने एनिमल की सेफ्टी कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे यही कहा कि यदि आपने अपने एनिमल्स को रोड पर खुला छोड़ दिया है, आवारा पशुओं के साथ छोड़ दिया है, तो इसमें अधिकारियों की क्या गलती, उन्हें कैसे पता कि ये आपके पेट एनिमल हैं। तो यदि आप बिना देख रेख के भी छोड़ रहे हैं और अपने जो पेट एनिमल्स को भी आवारा पशुओं के साथ यदि छोड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अबंडेंट के अंतर्गत ही आ जाएंगे, यानी कि तब उनको परित्यक्त ही समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी बनी वो किसकी बनी, वो उन एनिमल्स के मालिकों की बनाई गई। देखिए, इसी तरीके से एक और लीडिंग केस की बात करने जा रहे हैं, वो है रंजीत उड़ैसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था कि हैप्पी बुक स्टॉल नाम का एक बुक स्टॉल था और वहाँ पर
जो एक व्यक्ति जो कि उसका ऑनर था, जो व्यक्ति था, वो ऑब्सीन बुक यानी कि अश्लील साहित्य को बेचा करता था, जिसका नाम था लेडी चैटरलीज लवर। तो उसको इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि क्यों ना उसको सेक्शन 292 आईपीसी के अंतर्गत उसको पनिशमेंट दिया जाए। तो उसने अपने बचाव में देखिए क्या कहा। उसका कहना ये था कि भाई मेरे बुक स्टॉल पर तो बहुत सारी किताबें आती हैं और मैंने सारी किताबें पढ़ के थोड़ी ना देखी हैं कि कौन सी किताब में अश्लील साहित्य है, तो यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। और क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मुझे मैं तो अपना व्यापार है, अपना कारोबार है, अपना कोई ना कोई काम तो करूँगा ही, तो मुझे काम करने का तो यहाँ पर राइट है। लेकिन और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये वल्गर जो था एक तरीके से वो ऑब्सीन मटेरियल था। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर सीधे सीधे कहा कि जो आईपीसी का जो सेक्शन 292 है वो समाज में एक फैली हुई बुराई, एक कमी को दूर करने के लिए बना हुआ है और इसके अंतर्गत ऑब्सीन मटेरियल को रखना और बेचना अपराध है। तो यहाँ पर उस बुक स्टॉल का जो मालिक था या जो पर्सन उसको बेच रहा था उसकी लायबिलिटी बनाई गई। इसके बाद देखिए हम जो नेक्स्ट केस की बात करने जा रहे हैं वो है ग्लैक्सो लैबोरेटरीज वर्सेस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस आ जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो लेजिस्लेशन के इंटेंशन को फुलफ़िल करने के लिए किया जाता है। और यदि कहीं पर किसी स्टैट्यूट में कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं तो वही मीनिंग अप्लाई करना चाहिए जो कि लेजिस्लेशन के इंटेंशन को पूरा करे, जो कि मिसचीफ को ख़त्म करे, कमी को दूर करे और रेमेडी प्रोवाइड करे। यहाँ पर देखिए मेनली बात हुई थी द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की, यानी कि औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की, जो कि लेबर्स की दशा को सुधारने के लिए पारित किया गया था। तो यहाँ पर यही कहा गया कि इसके अंतर्गत जो सेवा शर्तें हैं उनको उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए जिससे कि श्रमिकों की दशा सुधरे, यानी कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन पूरा हो। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट केस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और हम बात करने जा रहे हैं पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस की। इस केस में देखिए क्या हुआ था। इस केस में एक लड़की की शादी 1985 में हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसे उसके पति तथा ससुराल वालों ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और स्कूटर और फ्रिज की डिमांड उसे करने लगे कि अपने मायके से ये सब सामान लेके आओ। ये डॉरी डिमांड ना पूरी होने पर, क्योंकि वो नहीं पूरी हो पाई, तो उसके साथ में उन्होंने बहुत गलत व्यवहार, उस पर तरह तरह के लांछन लगाने शुरू कर दिए, उसको मानसिक यातनाएं देनी शुरू कर दी, उसको भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसके बाद में लगभग 2 साल बाद उस लड़की के मामा की डेथ हुई। तो वो अपने मामा की डेथ पर, क्योंकि अब वैसे तो हो सकता है उसको ना जाने दिया जाता, लेकिन उसके मामा की डेथ हुई थी तो उसके ससुराल वालों ने उसको वहाँ जाने दिया। तो उसके बाद में वो अपनी बहन के पास भी कुछ दिन दिल्ली में रुकी। तो वहाँ पर भी सबके सामने उसके पति ने उससे बहुत झगड़ा किया। फिर जब वो अपनी बहन के घर से जब जाने लगी तो उसने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहा कि शायद भविष्य में अब उसका मुंह देखने को ना मिले, और उसके अगले दिन ही उसने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये उठा कि उसने ये जो सुसाइड की तो क्या इसको आईपीसी के सेक्शन 304B, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 113B और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का जो सेक्शन 2, 3 और 4 है, क्या उसके अंतर्गत इसको डॉरी डेथ यानी कि दहेज मृत्यु माना जाए कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जस्टिस AP मिश्रा ने डिसीज़न देते हुए ये कहा कि ये जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना है कहीं ना कहीं समाज में जो दहेज संबंधी जो बुराई
को रोकने के लिए बना है और दहेज देने और लेने की बुराई को रोकने के लिए ही ये एक्ट बन कर के आया है। और यहाँ पर जो सिचुएशन भी ऐसी पूरी प्रतीत हो रही हैं कि उस जो लेडी ने जो सुसाइड किया वो डॉरी की डिमांड से परेशान होकर के ही, जो उसके साथ में जो उसके मेंटली टॉर्चर उसको किया जा रहा था, इसी वजह से ही उसने किया। तो यहाँ पर भी उसके ससुराल वालों की और उसके हस्बैंड को पनिशमेंट दी गई उस लड़की को प्रताड़ित करने के लिए और दहेज की मांग करने के लिए। इसके बाद में देखिए हम जो नेक्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्यारे लाल वर्सेस महादेव प्रेमचंद्र। इस केस में जो अपीलेंट था उसके अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के अंतर्गत मामला दाखिल किया गया था। और क्योंकि वो सुपारी जो था, सुपारी जो होती है खाने वाली, आप सभी ने सुपारी शायद खाई हो, तो सुपारी को वो क्या करता था, आर्टिफिशियल तरीके से मीठा करने के लिए उसको में कुछ जो है एडल्टेट पदार्थ यानी कि मिलावटी उसमें चीज़ें मिलाया करता था। जब उसको लायबल बनाया गया तो उसने कह दिया कि एक्ट के अंतर्गत सुपारी तो खाद्य पदार्थ है ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपारी भी खाने पीने का सामान है। और उन्होंने कहा कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो फूड को जो डिफ़ाइन किया गया है उसके अंदर वो सारे ही सामान आ जाते हैं जो सब चीज़ें खाई जाती हैं और उसमें जो भी चीज़ें उसके लिए मिलाई जा रही हैं, चाहे वो फ्लेवर के लिए हो, चाहे कलर के लिए हो या उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हो, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड आती हैं। और यदि वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि नुकसान पहुंचा रही हैं, मिलावटी हैं, तो वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन ऐसा कर रहा होगा उसकी लायबिलिटी बनेगी। तो यानी कि इस केस में फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मिसचीफ रूल को अप्लाई करवाया। ठीक इसी तरीके से दिनेश चंद्र जमुना दास गांधी वर्सेस गुजरात राज्य के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के प्रोविज़न्स को इंटरप्रेट करते हुए यही कहा कि इस एक्ट का जो मेन पर्पज़ है वो खाने पीने में हानिकारक चीज़ों को मिलाकर बेचने से जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को जो खतरा पहुंचता है उससे सुरक्षा प्रदान करवाना है। और ये एक्ट इसीलिए बना है ताकि इस मिलावट वाली बुराई को, मिलावट को होने से रोक सके। तो यहाँ पर यदि कोई भी ऐसा करता है, जो भी व्यक्ति मिलावट करेगा तो वो लायबल होगा। देखिए इसी तरह के जो डिसीजंस हैं वो और भी बहुत सारे लीडिंग केस, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि जब इंटरप्रिटेशन या जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, यानी कि जब मिसचीफ रूल को अप्लाई किया जाएगा, तो उसकी वही इम्पोर्टेंस है जो हिडन के मामले में दी गई थी। और यहाँ पर लेजिस्लेशन ने जिस भी इंटेंशन को फुलफ़िल कराने के लिए, जिस भी मिसचीफ को दूर कराने के लिए, जो भी रेमेडी प्रोवाइड कराने के लिए स्टैट्यूट को बनाया है, तो उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करते हुए और मिसचीफ को दूर करते हुए इंटरप्रिटेशन उसका किया जाना चाहिए। और भी कुछ देखिए लीडिंग केसेस हैं, कन्हैयालाल वर्सेस परमनिधि और मंगू सिंह वर्सेस द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो कि मिसचीफ रूल में हमारे आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे और वीडियो बनाऊं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हों। तो इन द लास्ट, थैंक यू सो मच।